आजकल ना हम जब मॉडर्न दुनिया के बारे में सोचते हैं तो लगता है कि सब कुछ बस हवा में हो रहा है। मतलब सैटेलाइट्स हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है और पलक झपकते ही दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने में पैसे ट्रांसफर हो जाते हैं। हाँ, बिल्कुल। ऐसा लगता है कि ज्योग्राफी यानी भूगोल का तो अब कोई मतलब ही नहीं बचा है ना। सही बात है। लेकिन 24 मार्च 2026 को एक ऐसी फोन कॉल हुई जिसने इस हाईटेक ख्याल को एकदम से तोड़ दिया। एक ऐसी सच्चाई सामने लाके खड़ी कर दी जो थोड़ी डरावनी भी है और अजीब भी। आप उस कॉल की बात कर रहे हैं ना, जो वॉशिंगटन और न्यू दिल्ली के बीच हुई थी। मंगलवार का दिन था। बिल्कुल, वही कॉल। और सच्चाई ये सामने आई कि हमारी ये जो पूरी आधुनिक और हाईटेक ग्लोबल इकोनॉमी है ना, ये आज भी एक बहुत ही संकरे समुद्री रास्ते के पूरी तरह से रहमो करम पर चल रही है। क्लाउड सर्विस पर चल रही है, लेकिन अगर ग्राउंड रियलिटी देखें तो वो आज भी लोहे के बड़े बड़े जहाज़ों, भौतिक रस्तों और कच्चे तेल पर ही निर्भर है। मतलब इंटरनेट और एआई अपनी जगह है, पर गाड़ी तो तेल से ही चलेगी। और इसी बात को डिकोड करना आज के इस गहरे विश्लेषण यानी हमारे इस डीप डाइव का मिशन है। सही कहा। और हमारे पास जो ताज़ा रिपोर्ट्स आई हैं, जो नोट्स हैं, वो दरअसल द हॉर्मोज क्राइसिस, ट्रंप एंड मोदीज स्ट्रेटेजिक एनर्जी अलायंस पर आधारित हैं। हाँ, और इसमें हमें ये समझना है कि पश्चिमी एशिया में खासकर जहाँ अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच जो इतना भयानक तनाव चल रहा है, वो किस तरह दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा धमनी को चोक कर रहा है। एक तरह से पूरा सिस्टम ही अटक गया है वहाँ। बिल्कुल। इसको ऐसे समझिए कि अगर हम पूरी ग्लोबल इकोनॉमी को एक विशाल शरीर मान लें, एक बॉडी मान लें, तो जो हॉर्मुज़ जलदमरू मध्य है, यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, वो उस शरीर की मुख्य धमनी है, मेन आर्टरी है। ओह वाओ, ये एनालॉजी बहुत बढ़िया है। है ना? अगर उस धमनी में खून का बहाव रुकता है, तो पूरा शरीर लकवाग्रस्त हो सकता है, बिल्कुल। पैरालिसिस आ सकता है पूरी दुनिया के सिस्टम में। और यही वजह है कि दोनों नेताओं यानी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच जो बातचीत हुई, उसका फोकस यही था। जब दो इतने बड़े नेता बात करते हैं तो वो सिर्फ हालचाल तो पूछेंगे नहीं। हाँ, वो लोग मौसम की बात तो नहीं ही कर रहे होंगे। बिल्कुल नहीं। उनके लिए इस जलमार्ग को जिसे हम ओपन, सिक्योर और एक्सेसिबल कहते हैं, वैसा रखना इस वक्त की सबसे बड़ी स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटी बन चुका है। यानी रास्ता खुला रहे और सुरक्षित रहे। सही बात है, क्योंकि इस एक रास्ते का बंद होना सिर्फ उस इलाके की प्रॉब्लम नहीं है, ये पूरी दुनिया के लिए एक इकोनॉमिक भूकंप जैसा है। लेकिन मुझे एक बात बताइए, दुनिया में तो बहुत सारे समुद्री रास्ते हैं, पनामा कैनाल है, सुएज कैनाल है, मलक्का स्ट्रेट है, फिर सिर्फ हॉर्मुज़ पर ही पूरी दुनिया की नजरें क्यों अटकी हैं? इसका सीधा सा जवाब है नंबर्स। जब हम डेटा देखते हैं तो पता चलता है कि दुनिया का लगभग 20 से 25% समुद्री तेल व्यापार सिर्फ और सिर्फ इस एक रास्ते से गुजरता है। वेट, क्या बात कर रही हैं? 25%? जी हाँ, ग्लोबल सीबॉर्न ऑयल ट्रेड का एक चौथाई हिस्सा। और ये सिर्फ कच्चा तेल नहीं है, इसमें लिक्विफाइड नेचुरल गैस यानी एलएनजी भी शामिल है। हो, वही एलएनजी जिससे कई देशों के पावर ग्रिड चलते हैं, बिजली बनती है। बिल्कुल वही। अगर एलएनजी रुक गई तो बहुत से देशों में लिटरली अंधेरा छा जाएगा। अब आप 28 फरवरी 2026 की घटना को याद कीजिए। जब वहां वो सैन्य हमले शुरू हुए थे। हाँ, उन हमलों के बाद से हॉर्मुज़ में जो स्थिति बनी है, उसने सबको हिलाकर रख दिया है। वहां अब एक वर्चुअल ब्लॉकेड बन गया है। अच्छा, ये जो टर्म है वर्चुअल ब्लॉकेड, इस पर थोड़ा रुकते हैं, क्योंकि देखिए, जब हम नाकेबंदी या ब्लॉकेड सुनते हैं तो दिमाग में वर्ल्ड वॉर की फिल्में याद आने लगती हैं। हाँ, जहां दुश्मन के जहाज लाइन बनाकर रास्ता रोक लेते हैं। वही, पर अब तो 2026 चल रहा है। वहां समुंदर में ऐसी कोई लोहे की या जहाजों की दीवार तो खड़ी नहीं की गई है, रास्ता तो ओपन है। फिर भी ये बड़े बड़े शिप्स वहां जाने से डर रहे हैं। ये वर्चुअल ब्लॉकेड आखिर काम कैसे करता है? ये सच में एक बहुत ही दिलचस्प सवाल है। देखिए, मॉडर्न वॉरफेयर में ना आपको रास्ता बंद करने के लिए जहाज खड़े करने की जरूरत नहीं होती। तो फिर किस चीज की जरूरत होती है? डर की। आपको सिर्फ डर का माहौल बनाना है। जैसे ही उस इलाके में मिसाइल चलती हैं या सैन्य हमले होते हैं, वहां मरीन इंश्योरेंस कंपनियां एक्टिव हो जाती हैं। आ,
इंश्योरेंस कंपनीज। हाँ, वो तुरंत उस पूरे इलाके को वॉर जोन घोषित कर देती हैं। ओ, समझ गया। मतलब पूरा खेल पैसों का और इकोनॉमिक्स का है। एकदम सही पकड़ा आपने। होता क्या है कि इंश्योरेंस का जो प्रीमियम है ना, वो रातों रात इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि किसी भी शिपिंग कंपनी के लिए वहां से अपना जहाज गुजारना फाइनेंशियली इम्पॉसिबल हो जाता है। यानी अगर रास्ता खुला भी है तो भी कोई कंपनी इतना रिस्क लेकर और इतना प्रीमियम देकर वहां से गुजरने का रिस्क अफोर्ड ही नहीं कर सकती। बिल्कुल। और एक और बात है, जो क्रू यूनियंस होती है ना, वो भी अपने नाविकों को ऐसे खतरनाक वॉर जोन में जाने से साफ मना कर देती हैं। हाँ, जान सबको प्यारी है। तो टेक्निकली देखा जाए तो पानी का रास्ता खुला है, पर इकोनॉमिकली और प्रैक्टिकली वो रास्ता पूरी तरह से बंद हो चुका है। यही होता है वर्चुअल ब्लॉकेड। इसने इस वक्त पूरी दुनिया की सप्लाई चेन की कमर तोड़ दी है। देखिए, यहाँ मुझे एक बात बहुत ज्यादा परेशान कर रही है। एक तरफ तो हम लोग मंगल ग्रह पर बस्तियां बसाने के सपने देख रहे हैं, हाँ, स्पेस ट्रैवल की बातें होती हैं रोज। और दूसरी तरफ हमारी पूरी दुनिया की इकोनॉमी का 1/4 हिस्सा सिर्फ इस बात पर टिका है कि एक शायद 21 मील चौड़े पानी के रास्ते में शांति रहे। 21 मील का चोक पॉइंट है वो बस। वही ना। क्या दुनिया के पास सच में कोई प्लान बी नहीं है इसका? क्या ये सच में एक ऐसा इकलौता टोल प्लाजा है जहां से 25% ट्रैफिक को निकालना ही पड़ेगा? दुर्भाग्य से ऊर्जा का जो भूगोल है, जो ज्योग्राफी ऑफ एनर्जी है, उसने दुनिया को कुछ इस तरह ही डिजाइन किया है। मतलब नेचर ने ही ऐसा बनाया उस जगह को। हाँ, दुनिया के जो सबसे बड़े तेल उत्पादक देश हैं, वो सब उसी फारस की खाड़ी यानी पर्शियन गल्फ के आसपास बैठे हैं। उनके पास तेल निकालने की बेहिसाब क्षमता है। पर उसे बाहर निकालने का रास्ता एक ही है। बिल्कुल। उस तेल को खुले महासागर तक और वहां से बाकी दुनिया तक पहुंचाने के लिए ज्योग्राफिकल तौर पर वही एकमात्र निकास द्वार है। लेकिन मैंने सुना था कि लोग पाइपलाइंस वगैरह बनाने की बात करते हैं वहाँ। बातें तो दशकों से हो रही हैं, पाइपलाइन बनाने की, ऑल्टरनेट रास्ते ढूंढने की, लेकिन प्रॉब्लम स्केल की है। इतने बड़े पैमाने पर कच्चे तेल और एलएनजी को रोजाना ट्रांसपोर्ट करने के लिए हॉर्मुज का कोई प्रैक्टिकली फीजिबल विकल्प आज तक बन ही नहीं पाया है। तो सिचुएशन तो ये बन गई है कि दुनिया की अर्थव्यवस्था की मेन आर्टरी पर एक ऐसा ताला लग गया है जिसकी चाबी सिर्फ और सिर्फ कूटनीति के पास है। सही कहा, क्योंकि फोर्स यूज करके रास्ता खोलने का मतलब क्या होगा? एक बहुत बड़ा युद्ध। एकदम सही। और वो सिचुएशन को और भी ज्यादा खराब कर देगा। इसीलिए सारा फोकस अब पर्दे के पीछे चल रहे कूटनीतिक दांवपेचों पर आकर टिक गया है। और शायद यही वजह है कि 24 मार्च की जो ट्रंप और मोदी की कॉल थी वो इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती है। जी हाँ, क्योंकि इस वर्चुअल ब्लॉकेड को ना कोई भी देश लंबे समय तक झेल नहीं सकता, चाहे वो कितना भी पावरफुल क्यों ना हो। मतलब डिप्लोमेसी अब कोई ऑप्शन नहीं रहा, मजबूरी बन गई है। बिल्कुल। और इस डिप्लोमेटिक खेल की ना आप टाइमिंग देखिए। 24 मार्च को मोदी और ट्रंप बात करते हैं, लेकिन उससे ठीक एक दिन पहले यानी 23 मार्च को अमेरिका की तरफ से एक बहुत ही चौंकाने वाली अनाउंसमेंट आती है। हाँ, आप उस अनाउंसमेंट की बात कर रही हैं जिसमें राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरानी पावर प्लांट्स पर जो सैन्य हमले होने थे उनको 5 दिन के लिए टाल दिया। हाँ, वही 5 दिन का डिले। जियोपॉलिटिक्स के अंदर 5 दिन का समय बहुत ज्यादा लंबा होता है। बिल्कुल। जब कोई सुपर पावर अचानक से अपने प्री प्लान्ड मिलिट्री एक्शन को 5 दिन के लिए रोक दे तो इसका मतलब तो यही निकलता है कि पर्दे के पीछे बहुत कुछ पक रहा है, जिसे हम क्लासिक सिग्नलिंग कहते हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने ओपनली दावा किया कि पर्दे के पीछे बहुत ही सार्थक बातचीत यानी प्रोडक्टिव टॉक्स चल रही हैं। एक तरह से वो दुनिया को ये मैसेज दे रहे थे कि अमेरिका डिप्लोमेसी को एक मौका दे रहे हैं। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट भी तो है यहाँ। बहुत बड़ा ट्विस्ट है। एक तरफ अमेरिका कह रहा है कि टॉक्स बहुत अच्छी चल रही हैं, और दूसरी तरफ ईरान ने आकर पब्लिकली इस बात को पूरी तरह से झुठला दिया है। हाँ, ईरान ने तो सीधे तौर पे मना कर दिया कि ऐसी कोई हाई लेवल बात नहीं हो रही है। बिल्कुल साफ इनकार कर दिया उन्होंने। और यहीं पर थोड़ा रुक कर सोचने वाली बात आती है। अगर एक पक्ष कह रहा है कि हम बात कर रहे हैं और दूसरा से पूरी तरह नकार रहा है, तो इसका मतलब क्या निकालें? ऐसा तो होता नहीं है कि कोई राष्ट्राध्यक्ष हवा में बोल दे कि टॉक्स हो रही हैं। हाँ, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऐसी हवाबाजी थोड़ी होती है। वही तो। इसका सीधा मतलब है कि ये एक बहुत ही सोची समझी कूटनीतिक चाल है, मतलब नेगोशिएशन टैक्टिक है। अमेरिका दुनिया के सामने खुद को शांति का दूत दिखाना चाहता है। और ईरान को अपनी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स भी तो देखनी है ना। बिल्कुल। ईरान का जो अंदरूनी माहौल है वहां वो कमजोर नहीं दिख सकते। आपने एकदम सही नब्ज पकड़ी यहाँ पर। ईरान की जो रीजनल इमेज है ना, वो बहुत ही कड़क और कॉम्प्रोमाइज ना करने वाली है। अगर उन्होंने मान लिया कि वो अमेरिकन प्रेशर में आकर टेबल पर बैठे हैं, तो उनकी खुद की जनता और उनके जो सपोर्टर्स है वो इसको एक बहुत बड़ी हार या कमजोरी मानेंगे।
उनका लीडरशिप ये अफोर्ड ही नहीं कर सकता। इसको हम शायद स्ट्रेटेजिक एम्बिग्विटी या रणनीतिक अस्पष्टता कह सकते हैं, है ना? एकदम सटीक टर्म यूज किया आपने। दोनों साइड अपनी अपनी ऑडियंस के लिए एक नैरेटिव सेट करने में लगी हैं। अमेरिका बोल रहा है कि देखो हमने हमले रोके क्योंकि हम बात कर रहे हैं, जिससे वो थोड़े रिस्पॉन्सिबल लगे। और ईरान बोल रहा है कि हम किसी से नहीं डर रहे, किसी से बात नहीं कर रहे, ताकि उनकी स्ट्रॉन्ग इमेज बनी रहे। पर इन सब नाटकों के बीच में असली मकसद तो वही 5 दिन का बफर टाइम निकालना है ना, ताकि कोई बैक चैनल डील फिक्स हो सके। हाँ, और ये बैक चैनल डील इसलिए इतनी जरूरी है क्योंकि दोनों देश ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि अगर ये तनाव एक फुल स्केल वॉर में बदल गया तो हॉर्मोज हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। या कम से कम अनिश्चित काल के लिए तो बंद हो ही जाएगा। और उसका जो नुकसान होगा उसकी भरपाई कोई सुपर पावर नहीं कर पाएंगे। ये डिप्लोमेसी का खेल उसी तबाही से बचने की एक डेस्परेट कोशिश है। लेकिन देखिए, जब ये बड़ी बड़ी पावर्स अपना कूटनीतिक खेल खेल रही होती है ना, तो इसका जो ग्राउंड इम्पैक्ट होता है वो उन देशों पर बहुत भारी पड़ता है जिनका इस झगड़े से सीधा कोई लेना देना नहीं है। आप भारत के कॉन्टेक्स्ट में बोल रहे हैं? हाँ बिल्कुल। हमें अपना फोकस अब थोड़ा भारत जैसी इकोनॉमीज पर शिफ्ट करना चाहिए। ये जो अमेरिका और ईरान की रस्साकशी चल रही है, इसका भारत की इकोनॉमी और आम जिंदगी पर क्या असर पड़ रहा है? ये जानना बहुत जरूरी है। भारत की स्थिति ना इस वक्त एकदम टाइट रोप वॉक जैसी है, एक बहुत ही नाजुक दौर पर चलने जैसा। क्योंकि भारत तो दुनिया के सबसे बड़े एनर्जी कंज्यूमर्स में से एक है। बिल्कुल, और इसीलिए जब प्रधानमंत्री मोदी डी-एस्केलेशन यानी तनाव कम करने की बात करते हैं तो वो सिर्फ एक फॉर्मल डिप्लोमैटिक स्टेटमेंट नहीं होता, उसके पीछे एक बहुत बड़ी आर्थिक और राष्ट्रीय मजबूरी जुड़ी हुई है। मैंने रिपोर्ट्स में पढ़ा है कि इस ब्लॉकेट का असर सिर्फ कच्चे तेल तक लिमिट नहीं है। मतलब पेट्रोल और डीजल तो महंगे होंगे ही, लेकिन इससे भी बड़ी प्रॉब्लम गैस और फर्टिलाइजर की बताई जा रही है। सही पढ़ा आपने। भारत की इकोनॉमी आज भी एग्रीकल्चर यानी कृषि पर बहुत डिपेंड करती है। हाँ, एग्रीकल्चर बेस्ड है हमारा। अगर वहाँ फर्टिलाइजर यानी उर्वरक की सप्लाई रुक जाती है तो सीधा असर फसलों पर पड़ेगा। और फसल खराब होने का मतलब है फूड सिक्योरिटी पर खतरा, महंगाई बढ़ना। यही चीज इस क्राइसिस को इतना बड़ा बना देती है। ये सिर्फ तेल कंपनियों के शेयर और मुनाफा कम होने तक सीमित नहीं है, सीधा हमारी थाली तक आती है। एकदम। इसीलिए तो भारत सिर्फ दूर बैठकर तमाशा नहीं देख रहा है। नोट्स में क्लियर है कि भारत अपने ऑयल टैंकर्स को सुरक्षित निकालने के लिए अलग-अलग पार्टीज के साथ सीधे तौर पर लगातार बातचीत कर रहा है। ये तो बहुत एक्टिव डिप्लोमेसी हुई। भारत एक पार्टी पर भरोसा करके बैठ नहीं सकता। लेकिन यहाँ पर ना एक बहुत बड़ा पहलू है जो मुझे लगता है कहीं ना कहीं इन आर्थिक आंकड़ों, इन्फ्लेशन और इन बड़ी जियोपॉलिटिक्स की बातों में दब जाता है। आप किस पहलू की बात कर रहे हैं? एक बहुत बड़ा ह्यूमैनिटेरियन एंगल है यहाँ, एक मानवीय संकट। जब हम न्यूज में सुनते हैं ना कि वहाँ वर्चुअल ब्लॉकेड हो गया है, तो हमारे दिमाग में सिर्फ लोहे के विशाल कंटेनर्स की तस्वीर आती है, जहाजों की तस्वीर। हाँ, पर उन लोहे के बक्सों में इंसान भी तो बैठे हैं। हमारे जो सोर्सेज हैं वो बताते हैं कि उस वॉर जोन में फंसे हुए जहाजों पर हजारों भारतीय क्रू मेंबर्स मौजूद हैं। ओह, ये तो सच में बहुत ही खौफनाक सिचुएशन है। हजारों भारतीय नाविक, ये कोई छोटा आंकड़ा तो नहीं है। सोच कर देखिए, आप समुंदर के बीचों बीच एक ऐसे जहाज पर फंसे हैं जिसमें लाखों बैरल हाईली फ्लैमेबल ऑयल या गैस भरी है, एक चलता फिरता बॉम्ब है वो। और आपके आले द्वाले एक एक्टिव वॉर जोन चल रहा है जहां आसमान से मिसाइल उड़ रही हैं। ना आप जहाज आगे ले जा सकते हैं ना पीछे। और डर सिर्फ उनकी जान का नहीं है, जो उनके परिवार या इंडिया में है वो हर पल किस खौफ में जी रहे होंगे, ये सोचना भी रोंगटे खड़े कर देता है। बिल्कुल। तो भारत के लिए ये एक डबल प्रेशर वाली सिचुएशन है। एक तरफ 1.4 बिलियन लोगों के लिए एनर्जी सिक्योर करनी है ताकि देश ना रुके, और दूसरी तरफ उन हजारों देशवासियों को सेफली निकालना है जो इस क्रॉसफायर में फंस गए हैं। ये कोई नॉर्मल रेस्क्यू ऑपरेशन तो है नहीं। बहुत मुश्किल है। किसी एक्टिव वॉर जोन से अपने नागरिकों को बाहर निकालना डिप्लोमेसी का सबसे बड़ा टेस्ट होता है। हाँ, मतलब आपको ईरान से भी बात करनी पड़ेगी, अमेरिका से भी लाइंस ओपन रखनी होंगी, और उन प्राइवेट शिपिंग कंपनी से भी कोऑर्डिनेट करना होगा। वही, जरा सी भी चूक हुई, एक भी गलत कम्युनिकेशन हुआ तो उसके नतीजे बहुत भयानक हो सकते हैं। अगर इस पूरे सिनेरियो को हम एक साथ जोड़कर देखें तो एक बात बहुत क्लियर समझ आती है। जियोपॉलिटिक्स सुनने में लगता है कि कोई दूर किसी विदेश की बात है,
पर सच तो ये है कि वहां समुद्र के किसी चोक पॉइंट में होने वाली थोड़ी सी भी हलचल हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को सीधा हिट करती है। यही तो ग्लोबलाइजेशन और इंटरकनेक्टिविटी का सबसे बड़ा उदाहरण है। हॉर्मस के उस संकरे से रास्ते में आज कूटनीति जीतेगी या सैन्य हमले? सही बात है। चाहे वो किसान के खेत का फर्टिलाइजर हो या दफ्तर जाने वाली की बाइक का पेट्रोल, सब कुछ एक उसी रास्ते से बंधा हुआ है जहां इस वक्त ये पावर गेम चल रहा है। इसीलिए वो ट्रंप और मोदी की कॉल कोई आम डिप्लोमेटिक चार्ट नहीं थी। वो दुनिया की मेन आर्टरी को फटने से बचाने की एक बहुत बड़ी कोशिश थी। और इसीलिए रीजनल स्टेबिलिटी सिर्फ अखबारों का शब्द नहीं रह गया है। रीजनल स्टेबिलिटी का प्रैक्टिकल मीनिंग है हमारी ग्लोबल सप्लाई चेन का आराम से चलना। चाहे वो 5 दिन का मिलिट्री डिले हो या भारत की वो बैक चैनल टॉक्स अपने नाविकों के लिए, बोले एक ही है, उस सिस्टम को टूटने से बचाना, जो शायद अब एकदम टूटने की कगार पर खड़ा है। सच में इस पूरे विश्लेषण ने एक बहुत ही अजीब और सोचने पर मजबूर करने वाली तस्वीर बनाई है। हमने क्राइसिस को समझा, उसके ग्लोबल और ह्यूमैनिटेरियन असर को भी समझा, लेकिन इन सब बातों के बाद मेरे दिमाग में एक आखिरी सवाल घूम रहा है। कैसा सवाल? अगर पूरी दुनिया की 1/4 एनर्जी सप्लाई सिर्फ एक ऐसे चोक पॉइंट के भरोसे हैं और उसे एक वाटर बॉडी के ब्लॉक होते ही पूरी दुनिया की इकोनॉमी बंधक बन सकती है, तो आगे का रास्ता क्या है? क्या दुनिया बस नए एनर्जी सोर्स ढूंढने तक सीमित रह सकती है? या फिर हमें अपने पूरे सप्लाई चेन और इन ट्रेड रूट्स को ही रूट से चेंज करने की जरूरत है, ताकि कल को कोई एक चोक पॉइंट या किसी एक खाड़ी का झगड़ा पूरी मानव जाति की अर्थव्यवस्था का ऐसे गला ना घोंट सके? ये सच में एक बहुत बड़ा और गहरा सवाल है जो आने वाले समय की पॉलिसीज तय करेगा। और इस पर हम सबको शांति से बैठकर खुद ही ध्यान से सोचना होगा। आज के इस डीप डाइव में इतना ही।